संख्या। ठीक है, तो देखिए संख्याओं का वर्गीकरण, ये हमारा आज का टॉपिक है, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये संख्या, ये जो हमने लिखे हैं 1 2, इसी 1 2 को ही वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो इसका जो वर्गीकरण है वो है वास्तविक संख्या में। पहला वर्गीकरण क्या है? वास्तविक संख्या में इसे बांटा गया है वास्तविक संख्या। दूसरा, इस संख्या को एक काल्पनिक संख्या में बांटा गया है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, इस वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर, और इस काल्पनिक संख्या को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। मेरा टॉपिक जो है वास्तविक संख्या, जितने सारे नंबर से अधिकतर सारे के सारे वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। रही बात ये काल्पनिक संख्या, इस काल्पनिक संख्या में हम केवल आयोटा के विषय में पढ़ते हैं। आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, वैसे आप लोग को ये पढ़ना भी नहीं है। इस आयोटा को 11th 12th के बच्चे इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो इसमें जान लेते हैं। इसके अंतर्गत आयोटा आते हैं, ये आयोटा का सिंबल है। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे हिंदी में भी लिख देते हैं, इसको कहा जाता है आयोटा। क्या बोलेंगे इसको? आयोटा बोलेंगे। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अगर ये सिंगल आयोटा है तो इसका वैल्यू होता है √-1। क्या चीज़? √-1। ठीक है, दूसरा, इसके एक और महत्वपूर्ण पॉइंट्स आते हैं कि आयोटा स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 1। मात्र ये 1 और 2, आयोटा का वैल्यू √-1 और आयोटा स्क्वायर 1 आते हैं, इसका ये वैल्यू है। तो काल्पनिक संख्या के विषय में यही आपको जानना है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जानने की आवश्यकता नहीं। मेरा जानने का जो टॉपिक है सबसे वो है वास्तविक संख्या। तो ये वास्तविक संख्या के विषय में हम एक्चुअल में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो हम इसी वास्तविक संख्या को अपना एक हेडिंग पॉइंट्स हम बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, जैसा कि हम नंबर को बांटे थे हम, उसी प्रकार जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि जितने सारे नंबर से इस वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं, यानी वास्तविक संख्या को हम शुरुआत से भी हम पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों को पहले से जानकारी होगी। वास्तविक संख्या को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगर हम इसकी परिभाषा की बात कर लें, अगर हम इसके परिभाषा की अगर बात करेंगे तो इसकी परिभाषा हो जाएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बता दिया वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। तो इसके प्रकार, एक ये पहला प्रकार हो गया और ये दूसरा प्रकार हो गया। तो हम इन दोनों के विषय में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके विषय में पहले पढ़कर खत्म कर लेते हैं। इसके अलावा केवल इतना ही नहीं है वास्तविक संख्या, इसके अलावा 2 और इसके प्रकार हैं, तो उस विषय में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ के खत्म कर लेते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या, यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर, TIONAL, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर कहेंगे। तो इस परिमेय संख्या की अगर परिभाषा इसमें भी अगर बात करेंगे, अच्छा इससे पहले हम बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आ जाएगा √3, √2, कुछ भी हम बता दें जो परिमेय अपरिमेय और परिमेय जितने सारे एग्जाम्पल होंगे सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, डॉट इस तरह से ये सारे के सारे हमारे वास्तविक संख्या के उदाहरण हैं। इसके अंदर जितने सारे नंबर हैं, मैंने आपको बताया जो भी आपके दिमाग में नंबर्स आते हैं, माइनस में हो, प्लस में हो, ठीक है, पिवट क्यू के रूप में हो, दशमलव में हो, ठीक है, सारे के सारे नंबर वास्तविक संख्या ही कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे 3.142 इस तरह से अगर कोई संख्या है दशमलव वाला भी तो वास्तविक संख्या ही होगा। तो चले परिमेय संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो परिमेय संख्या वो होता है जिस संख्या को
जिस संख्या को p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं उसे लिख सकते हैं तथा q इज़ नॉट इक्वल जीरो, यानी q जीरो नहीं होना चाहिए। q जीरो हो गया तो वो परिमेय नहीं कहलाएगा। ठीक है, परिमेय के लिए क्या चाहिए हमको, ये मस्ट जरूरी है, ये जरूरी है आपको याद रखना कि q कभी भी जीरो रहना नहीं चाहिए, ना कभी होगा। अगर हो गया परिमेय संख्या नहीं होगा, सीधी सी बात। अगर नहीं है 1 2 3 4 5 -2 -6 कुछ भी है, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, q यानी बट्टा में, यानी हर में हमारा जीरो कभी नहीं होना चाहिए। तो चले, तथा q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो हो तो उसे क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्या। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल की अगर बात कर ले हम, इसके एग्जाम्पल में आपको एक भी ले सकते हैं, हम बताएंगे सारी चीज़ें। आप अगर जैसे कि यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, कोमा -2/5 कुछ भी ले सकते हैं हम, माइनस वाला भी ले लिए, प्लस वाला भी ले लिए। ठीक है, 25 ले लेते हैं, कुछ भी हम नंबर ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे परिमेय संख्या। इसके अलावा अगर आपको कहा जाए 5/0 क्या ये परिमेय संख्या होगा, तो इस वाले कंडीशन को देखते हुए ये वाला हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, क्या ये परिमेय संख्या होगा, हो सकता है। तो हमने आपको ये नहीं कहा है कि p जीरो रहना चाहिए, p जीरो नहीं रहेगा, ऐसा हमने कहीं पर लिखा नहीं है। p हमारा जीरो हो सकता है, q जीरो नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बिना इसके बगैर आपका गलत हो जाएगा। तो इन दोनों उदाहरण में आप सोच समझकर टिक लगाइएगा और जानकारी इकट्ठा करिएगा कि 5/0 ये कभी नहीं होगा, बल्कि 0/5 हो सकता है, यानी है, ये परिमेय संख्या है, सीधी सी बात। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल कभी कभी ETC कहने का मतलब ठीक है, ये है परिमेय संख्या। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा अपरिमेय संख्या का। नेक्स्ट पॉइंट बनता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसका परिभाषा जस्ट परिमेय संख्या का ठीक इसका उल्टा हो जाता है, यानी जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसा कि हमने बताया परिमेय संख्या का उल्टा है। जैसे अब इसके उदाहरण में अगर की बात करेंगे √2, √5, यानी रूट वाला और ऐसी संख्या जो कभी ख़त्म नहीं होगा, न कभी भाग खत्म होने वाला, और वो अनरिपीटेड है, अनावर्त होना चाहिए। अनावर्त ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय अपरिमेय समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इस वास्तविक संख्या के ही एक दूसरे प्रकार के पे। ठीक है, दूसरा है वास्तविक संख्या है सारे वास्तविक संख्या ही। ठीक है, तो लेकिन इस वास्तविक संख्या में हम अलग अलग इसलिए बता रहे हैं, अगर एक साथ अगर बता दें तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए हम इन दोनों को वास्तविक संख्या के प्रकार को, परिमेय अपरिमेय को एक साथ रख दिए। फिर उसके बाद अभी हम जो बात करने वाले हैं इसको अलग रखें। इसका कारण है, जब बताएंगे आपको समझ में आ जाएंगे। इसके प्रकार की बात करेंगे, एक होता है पूर्णांक का नाम आप लोग पहले से भी जानते होंगे, पूर्णांक। दूसरा होता है दशमलव, यानी वास्तविक संख्या को दो भागों में इस तरह से भी हम बांट सकते हैं। ठीक है, एक पूर्णांक और दूसरा दशमलव। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, वास्तविक संख्या को हम क्या बोलते हैं, कैसे, मतलब कि इसके अंतर्गत कौन कौन से नंबर्स आते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पूर्णांक संख्या को सबसे पहले इंग्लिश में अगर बात कर लेंगे, इसको कहा जाता है इंटीजर, INTEGERS, इंटीजर्स। ये क्या होते हैं, इंटीजर्स। दशमलव को इंग्लिश में हम बोलते हैं डेसिमल। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं पहला, इसके प्रकार की बात करेंगे। पहला हो जाएगा इसका शांत, दूसरा अशांत। दशमलव दो प्रकार के होंगे, एक शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। ठीक है, दशमलव।
एक शांत दशमलव और शांत दशमलव, यानी दशमलव के प्रकार में है ये। दशमलव के बारे में अगर कोई पूछे दशमलव कितने प्रकार के होंगे, तो दो प्रकार के, ठीक है। अब इस दशमलव में ये जो शांत दशमलव है इसके विषय में पढ़ेंगे हम, और उसके बाद अशांत दशमलव के विषय में पढ़ेंगे। जब अशांत दशमलव के विषय में पढ़ेंगे तो इसमें भी दो प्रकार के हो जाएंगे, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शांत दशमलव, अभी पढ़ना ये बाकी है पूर्णांक, ठीक है। पहले इन दोनों को खत्म कर लेते हैं। जब ये इन दोनों को खत्म कर लेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा। दशमलव खत्म हो जाएगा तो पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। अब पूर्णांक हमारा लास्ट है, इसके अलावा इसके प्रकार के बारे में यानी बहुत कम है, जो आपको जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं शांत दशमलव की। तो शांत दशमलव को बताने के लिए हम यहाँ पर शांत का हेडिंग देते हैं, ठीक है। तो शांत दशमलव को हम देखिए, सबसे पहले शांत दशमलव को इंग्लिश में कहा जाता है, सॉरी यहीं पे लिख देते हैं हम, शांत दशमलव को टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अशांत दशमलव को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप इसके इंग्लिश भी आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे शांत दशमलव के बारे में हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने वाले। तो देखिए शांत दशमलव क्या होता है, इससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना। अगर वो पॉइंट्स अगर याद है तो इन सारे सवालों से, ये मेरे बताने का मतलब इन सब चीज़ों को एक ही मकसद है, ताकि आप वन टाइम में, ठीक है, वन टाइम में क्लास 7th के, ठीक है, क्लास 8 के, क्लास 9th के, क्लास 10th के, ठीक है, नंबर सिस्टम के जो भी चैप्टर्स हैं उसको एक साथ जानकारी रख लें। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शांत दशमलव के। जो पहला पॉइंट आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसी से हम इसकी शांत और अशांत की पहचान करेंगे। हम दशमलव तो देख करके, हम डेसिमल पॉइंट्स इस तरह से दिए हुए रहते हैं तो हम देख करके पता कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी कौन शांत है कौन अशांत है इसमें पता करना हमारे लिए एक सस्पिशन होता है, हम सही तरीके से पहचान नहीं पाते। इसके पहचानने का तरीका हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पॉइंट में देख करके, ताकि आप इसको आसानी से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए इसमें ये होता है, इसके पहचानने का तरीका ये पहला है कि दशमलव के बाद, दशमलव के बाद की संख्या, बाद की संख्या निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। दशमलव के बाद की संख्या निश्चित होती है। हम इसको एग्जांपल दे करके हम इसको बताने वाले भी हैं, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने। इसी पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे, इसको एग्जांपल के थ्रू बताएंगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। हो सकता है ये देखने के बाद, पॉइंट देखने के बाद आपको समझ में नहीं आ रही होगी, एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो दशमलव के बाद की संख्या इसमें क्या होती है? निश्चित होती है। दूसरा आपको पहचानने के लिए एक यही काफ़ी है, एक एक्स्ट्रा हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये है यानी शांत दशमलव में कि जो संख्याओं का जो हर होता है, संख्याओं का हर, आप समझ रहे हो कि हर किसको कहा जाता है? यानी नीचे वाली संख्या को, जैसे उदाहरण मतलब अच्छा एग्जांपल ले लेंगे, संख्याओं का हर, ठीक है, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, हर में संख्याओं के हर में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, ठीक है। हर में 2 की पावर n या 5 की पावर m दोनों हो, या दोनों में से कोई एक, तो वह संख्या दशमलव होगा, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक बार ठीक से हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एक बार फिर से दोबारा हम बता देते हैं। देखिए शांत दशमलव वह संख्या होता है जिस संख्या के दशमलव के बाद, यानी जिस संख्या के दशमलव के बाद की संख्या एक निश्चित होती है, ठीक है, उस संख्या को हम क्या बोलेंगे? दशमलव संख्या। दूसरा निकल के आता है संख्याओं के हर में, यानी जो संख्या परिमेय संख्या है, अर्थात जिसको p/q के रूप में, एक डिनोमिनेटर और एक न्यूमरेटर, ठीक है। न्यूमरेटर ऊपर में होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर यानी हर को कहते हैं हम, डिनोमिनेटर कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। यानी नीचे वाली संख्या अगर 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का अगर है, अगर इस फॉर्म में इसका गुणनखंड हो पाता है दोनों, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का ही होना चाहिए, दोनों है, तो वह संख्या शांत होगा।
अगर दोनों में से कोई एक भी है, 2 के पावर n ही केवल है, केवल 2 के पावर n ही है या 5 के पावर m ही है, तो वह संख्या भी क्या होगा, तो शांत दशमलव होगा। तो यही इन दोनों पॉइंट से कहने का मतलब, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझेंगे। हम चलिए देखिए, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं पहले पॉइंट्स को लेकर के। कौन सा पॉइंट था पहला, एक बार देख लें। पहला पॉइंट था हमारा, दशमलव के बाद की संख्या निश्चित होती है। क्या होगा, दशमलव के बाद की संख्या निश्चित होगी। ठीक है, तो दशमलव के बाद की संख्या जो निश्चित होगी, तो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। शांत दशमलव, एग्जाम्पल जैसे 1.2, 5.67, कॉमा 27.1, अर्थात ये वाली नंबर, जैसा कि हमने आपको बताया दशमलव के बाद, इस पॉइंट्स को देखिए, दशमलव के बाद की संख्या निश्चित होती है। दशमलव के बाद की संख्या आपको निश्चित दिख रही है, 2 के बाद कोई संख्या तुम आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यानी वो वहीं पर आकर के खत्म हो जा रहे हैं, यानी वहाँ पर पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। दशमलव के बाद 2 संख्या है, 2 संख्या के बाद कोई संख्या दिख रही है, यानी वो केवल 2 संख्या तक ही सीमित है, वह निश्चित है, इसके आगे संख्या हो ही नहीं सकता, यानी 7 पर आकर के संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, कट जाती है, उसके शेषफल वाला। ठीक है, तो बिल्कुल वही यही है, तो ऐसे संख्या को हम बोलेंगे दशमलव। ठीक है, और दूसरा पॉइंट था हमारा इधर, संख्याओं के हर में 2 के पावर n गुने 5 के पावर n दोनों हो या दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगा, शांत दशमलव। तो चलिए इसको भी एग्जाम्पल, इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, वो है 2 के 2/8। अब देखेंगे हम, जैसे कि हमने आपको बताया पहले, संख्या के हर में ये दोनों होना चाहिए या दोनों में से कोई एक भी होगा तो शांत कहलाएगा। ठीक है, वो है, जैसे कि इसको देख लेते हैं हम, 2 बट्टा, हम हर में ही केवल बात करेंगे, अंश की नहीं बात करेंगे, तो हर को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी 2 के पावर 3 हो गया, हुआ या नहीं हुआ। तो अब इस वाले रूल को ये फॉलो कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट्स हम जो लिखा है, ये इस फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये फॉलो नहीं हो रहा है, दोनों नहीं है, लेकिन दोनों में से एक तो है ना, दोनों में से एक तो है ना, एक तो है ना 2 के पावर 3, इसका मतलब ये संख्या क्या कहलाएगी, यानी ये वाली संख्या क्या कहलाएगी, शांत। क्या कहलाएगी, संख्या शांत है। क्या हो जाएगा, ये संख्या शांत हो जाएगा। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, शांत दशमलव क्या चीज़ है। अब आते हैं हम अशांत दशमलव पे। कौन सा, अशांत दशमलव। ये शांत दशमलव क्लियर, इतनी बात, सॉरी शांत दशमलव क्लियर है। दूसरा अशांत दशमलव में, अशांत दशमलव हमारे 2 प्रकार हैं, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से 2 इसके प्रकार हैं। पहला हो जाएगा आवर्ती दशमलव, दूसरा हो जाएगा अनावर्ती अनावर्ती दशमलव। ठीक है, आवर्ती दशमलव, यानी आवर्ती दशमलव को हम बोलते हैं रिपीट, ये क्योंकि ये क्या करता है, रिपीट करता है, इसको बोलेंगे हम रिपीटिंग डेसिमल। इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन रिपीटिंग, REPEATING, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। आवर्ती को हम डेसिमल, आवर्ती दशमलव को क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल। अनावर्ती दशमलव को बोलेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो मेरे ख्याल से रिपीटिंग कम से स्पष्ट हो गया होगा कि दशमलव के बाद की संख्या रिपीट करता है, इसमें दशमलव के बाद की संख्या रिपीट नहीं करता है। तो इन दोनों को भी हम अलग से बात करेंगे पढ़ने वाले। तो चलिए इसकी हम फिर से एक बार देख लेते हैं आवर्ती की, आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। तो इसके अगर परिभाषा की बात की, वैसे इसकी परिभाषा नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इसकी जो परिभाषा हो जाएगी वो है दशमलव के बाद, दशमलव के बाद की संख्या बार बार दोहराता है,
दशमलव के बाद की संख्या इसमें क्या होती है, बार बार दोहराता है। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे हम, आवर्ती दशमलव। उदाहरण में जैसे 0.333। अब ये वाली संख्या जो है हमेशा इस तरह से रिपीट करते जाएगा। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से इसको यहाँ पे बता दे रहे हैं। 3/9 को अगर इसको हल किया जाए, ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है 0.33, ठीक है, और ये अनंत तक इस तरह से चलती जाती है, जिस कारण से इसको हम 0.3 पर आवर्त भी दे देते हैं। या तो इसको ऐसे बोले और ऐसे बोले, दोनों सेम चीज़। अब इसको समझा देते हैं हम, और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम बता देंगे। 1.161616 इस तरह से क्या कर रहा है, ये इन्फिनिटी तक चलते जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.16 पर आवर्त। यही है आवर्त, यही चिन्ह जो है यही कहलाता है आवर्त का। या तो ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, 2.453, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक संख्या रिपीट कर रही है तो एक संख्या पर आवर्त दे देंगे। अगर 2 संख्या रिपीट कर रही है तो 2 संख्या पर आवर्त दे देंगे। अगर 3 संख्या रिपीट कर रही है, देखो 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 है, और ये अनंत तक चलते जाएगा, और ये अनंत तक चले जाएगा। इसलिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा 2.453 पर आवर्त, ठीक है। यही संख्या आवर्त कहलाता है। अब जैसे कि मान लो इसमें आवर्त संख्या से यहाँ पर दिख रहा होगा कि दशमलव के बाद की संख्या बार बार दोहराता है, ठीक है, और वो अनंत तक चलते जाता है। ऐसी संख्या को बोलते हैं हम आवर्ती दशमलव, ठीक है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा हम ले रहे हैं अनावर्ती दशमलव, ठीक है। अनावर्ती दशमलव बोले या फिर अनावर्ती संख्या बोले, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करता है कि रिपीट नहीं होता है, दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं होता है, लेकिन अनंत तक चलते जाता है। अनावर्ती दशमलव में होता है दशमलव के बाद संख्या दोहराता नहीं है। दशमलव के बाद संख्या दोहराता नहीं है, अनंत तक चलते रहता, अनंत तक जाता है। संख्या दोहराता नहीं है, अनंत तक जाता है। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, अनावर्ती दशमलव। एग्जाम्पल से इसको भी समझ लेते हैं हम। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जैसे 2.453216 है ना, 8 9 इस तरह से डॉट ये अनंत तक ये भी चलते हैं। यानी देख रहे हैं आप इसमें क्या है, 4 5 3 2 1 8 9, मतलब ये सारे के सारे दिख रहे हैं। इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, बल्कि क्या जा रहा है, अनंत तक चलते जा रहा है। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं हम, अनावर्ती दशमलव, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल 3.1452 3 4 इस तरह से अनंत तक चलते जाता है। ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे हम, अनावर्ती दशमलव। इसमें आवर्त नहीं होगा, संख्या ऐसे ही होगी, हम आधे लिख करके छोड़ देते हैं, बस समझ जाते हैं कि हमारा अनावर्ती है। तो यही है हमारा अनावर्ती दशमलव, ठीक है। अब हम आपको एक मोटे तौर पर हम बता देना चाहेंगे बैक होकर के कि शांत और अशांत। अब इसी के अंतर्गत यहाँ पर हम बता देना चाहेंगे शांत, दूसरा अशांत। शांत वाली जो संख्या थी वो और अशांत को 2 भागों में बांटा गया है, एक आवर्ती दूसरा अनावर्ती, बस ये बांटा गया है। अब देखिए हमारी बात यहाँ से आपको गौर से समझनी है और गौर से देखनी है, और आई होप यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो एक बार फिर से दोबारा आप इसको रिपीट करके आप दोबारा सुन भी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए हमने आपको शांत और अशांत के बारे में, शांत के बारे में इसका कोई प्रकार नहीं होता है, शांत में जो कुछ भी था हमने एक बार बता दिया। अशांत में 2 भागों में बटा हुआ था, एक आवर्ती दूसरा अनावर्ती। अब आपको समझना ये है यहाँ पर और ध्यान देने वाली बात ये है, और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि शांत और अशांत, अशांत के आवर्ती और शांत वाला जो संख्या होगा यही संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। यही संख्या
परिमेय संख्या कहलाती है। हम समझेंगे, लेकिन आप मोटे तौर पर समझ लीजिए। और इस केवल अनावर्ती वाली संख्या को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। आप इन 2 पॉइंट्स को पकड़ के रखना है। अगर आपको इस चीज़ें समझ में आ गई होगी तो आई होप ये आपको कभी दिक्कत नहीं करने वाला है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 7 में क्या होता है, 1.12। ऐसी संख्या क्या कर रही है, यहाँ पर ख़त्म हो जा रही है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। पूर्णांक, पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटीजर कहा जाता है, INTEGER, इंटीजर्स। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इंटीजर्स धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक, क्या चीज़, और ऋणात्मक संख्या को हम क्या बोलेंगे, हम पूर्णांक संख्या। धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या, पूरी संख्या को क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में 0 इधर होगा, 1 2 3 अनंत तक चलते जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होगा। इधर भी अगर हम -1 -2, ठीक है, और इधर भी हम अनंत तक चलते जाएंगे, इधर भी ख़त्म नहीं होने वाला, -3। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा लग गया होगा, ये वाली संख्या यहाँ से यहाँ तक ऋणात्मक संख्या है, यहाँ से यहाँ तक धनात्मक संख्या है, प्लस वाला है, इधर माइनस वाला है, -1 -2 -3। जितना पीछे जाएंगे हम, संख्या छोटा होता चला जाएगा। क्या होगा, संख्या छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता जाएगा। इधर संख्या, इधर से इधर जाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। आपको ये यहाँ तो स्पष्ट है, ये 0 है। अगर 1 से इधर चल जाएंगे हम, ठीक है, तो बड़ा होता चला जाएगा, अनंत तक हम जाते रहेंगे तो वो होगा। अगर 0 से पीछे जाएंगे तो संख्या छोटा होता चला जाएगा। तो इन सभी की मिक्सचर को, कौन कौन सा मिक्सचर होना चाहिए, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक, इन सभी संख्याओं को मिला करके हम क्या बोलते हैं, उसे पूर्णांक संख्या। तो इस आधार पर इस पूर्णांक को भी ना, इस संख्या के आधार पर, इस संख्या के आधार पर पूर्णांक को भी बांटा गया है, ठीक है। तो पूर्णांक को जो बांटा गया है, हम इसको यहीं से हम इसको डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहला है ऋणात्मक, ऋणात्मक तो स्पष्ट है, पहला है ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक। दूसरा अच्छा, इसके 3 प्रकार हो जाएंगे। एक शून्य हो जाएगा, शून्य का भी कोई अति नहीं है। तीसरा हो जाएगा आपका धनात्मक, धनात्मक। अब देखिए, ऋणात्मक तो स्पष्ट है, जिसमें माइनस लगा हुआ रहेगा उसको क्या बोले, ऋणात्मक संख्या। लेकिन इस शून्य और धनात्मक जब मिल जाते हैं तो इसी को कहा जाता है पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं हम इसको, पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल, जब शून्य और धनात्मक संख्या आकर के मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा ये होता है, पूर्ण संख्या की परिभाषा, सॉरी, ये पूर्ण संख्या हो गया। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्लियर इतनी बात, होल नंबर क्या चीज़ होता है। होल नंबर के विषय में हम आगे पढ़ लेते हैं कि होल नंबर क्या होता है, यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो देखिए, पूर्ण संख्या जो होता है ना, तो 0 से लेकर गिनती की संख्या होती है। अगर कोई आपसे पूछे पूर्ण संख्या क्या होती है, तो 0 से लेकर, यानी 0 को लेकर के अगर गिनती की शुरुआत करते हैं, यानी 1 2 से, जनरली हम गिनती 1 2 से ही शुरुआत करते हैं। तो गिनती की शुरुआत हम में अगर हम 0 लगा देंगे तो वही संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल में यही हो जाएगा, 0 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट तक, ये संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर अगर देखा जाए, फिर आगे हम देखते हैं इस पूर्ण संख्या को भी ना, इस पूर्ण संख्या को भी 3 भाग में बांट दिया गया है। 3 भाग बांट दिया, एक शून्य जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा एक सम संख्या में बांट दिया गया है, सॉरी सम संख्या, इसको 3 भागों में नहीं, इस संख्या के 2 भागों में बांट दिया गया है, एक शून्य, दूसरा प्राकृत संख्या, ठीक है। इस प्राकृत संख्या को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर, इसे कहा जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये प्राकृत संख्या के विषय में हम बात करेंगे अब आगे। तो देखिए, प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं, यानी सीधी सी बात, गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या।
आई होप यह इस आपको समझ में आ रही होगी। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे हम, एग्जाम्पल में वही हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे हम? प्राकृतिक संख्या। क्लियर रहती बात। फिर नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, इस प्राकृतिक संख्या को भी दो भाग में बांटा गया है। एक सम संख्या, बस लास्ट है, बस थोड़ा सा पॉइंट्स बचे हुए। दूसरा विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या को हम कहते हैं इंग्लिश में इवन नंबर, इवन नंबर। विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो सम संख्या के विषय में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या वो संख्या होती है, ठीक है, जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, भाग लग जाए, ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? हम सम संख्या। ऐसी जो संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाता है, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? दो, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल में जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इन सभी संख्या को अगर हम बात करते जाएंगे, हम बात करेंगे तो इस प्रकार से ही अनंत तक चलते जाएंगे। यानी इन सब को 2 से अगर भाग करते जाएंगे हम, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी ऐसी संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है, इसमें आपको पॉइंट्स बन के आते हैं। इसमें आपको पॉइंट्स याद ये रखना है कि 1 से 10 तक में, 1 से 10 तक, 10 तक, ठीक है, 5 सम संख्या होती है। क्या चीज़? 1 से 10 तक में 5 सम संख्या आप गिन सकते हैं। देखिए हमने आपको लिखा है सामने में 1 2 3 4 5 सम संख्या होगी, सामने में दिख रहे हैं ये एग्जाम्पल पूर्ण रूप से। अगर 20 तक की बात करेंगे, ठीक बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। 1 से 20 तक की बात करेंगे हम, मान लीजिए हम आगे की बात कर लेते हैं, 10 के बाद से 10 से 20 की बात करते हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 5 सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम 1 से 50 तक की बात करते हैं, तो जैसे इसका आधा हो जाएगा। जैसे 1 से 10 तक में बात करते हो 5 हो गया, 10 से 20 की बात करें तो 5 हो गया, यानी 1 से 20 तक में 5 5 10 हो गया। वही 1 से 50 तक की बात करेंगे तो 25 सम संख्या हो गई। ये इस प्रकार से हम सोच सकते हैं और बता भी सकते हैं कि 1 से 100 तक में कितना सम संख्या होगा। तो सीधी सी बात है, 1 से 100 तक में कितनी सम संख्या हो जाएगी? 50 संख्या हो जाएगा, यानी आधा हो जाता है। ठीक है, तो आधा क्या होता है? तो आधे के लिए हम विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, विषम संख्या, विषम संख्या सम संख्या का ही उल्टा है, जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं हम? विषम संख्या। जैसे में 3 5 7 9 11 डॉट डॉट, इस तरह से हम अनंत तक चलते जाएंगे हम। ठीक है, और साथ में 1, तो देख सकते हैं ये सारे हैं। फिर से वही वाला एग्जाम्पल, एक पॉइंट्स की बात करेंगे हम। 1 से 10 तक में, 1 से 10 तक में, 1 से 10 तक में कितने विषम संख्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, देख रहे हैं सामने में 5 विषम। जिस प्रकार से सम संख्या थी 5, उसी प्रकार से इसमें भी हो जाएंगे। वही बात है, 1 से 50 तक में कितने विषम संख्या हो जाएगी? 25 विषम संख्या हो जाएगा। तो इस अनुसार हम पता कर सकते हैं कि सम संख्या की संख्या कितनी है, विषम संख्या की संख्या कितनी है, किसी लिमिटेड नंबर तक। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वाले पॉइंट पर। ठीक है, ठीक है, और इसी सम संख्या और विषम संख्या को मिला करके, सम संख्या विषम संख्या को मिला करके आता है एक अभाज्य संख्या। आपको यही सबसे महत्वपूर्ण है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या वो होता है, ये जितने सारे नंबर हैं उन सभी की बात कर रहे हैं, उन सब में कौन अभाज्य संख्या है उसको बताना है केवल। अभाज्य संख्या के बारे में यहाँ पे लिख रहे हैं, जिस संख्या का, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, क्या? गुणनखंड हो, उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या। इसमें केवल 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका केवल 2 गुणनखंड है? अर्थात अर्थात की अगर बात करते हैं तो एक तो वो 1 से दूसरा स्वयं से विभाज्य हो, ऐसी संख्या को क्या बोल देंगे हम? अभाज्य संख्या। वो 1 से यानी तो स्वयं से। अभाज्य संख्या या ऊपर में भी वही लिखें, नीचे में भी वही लिखें, 1 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। इसके अलावा दुनिया किसी भी नंबर से नहीं कटने वाला है, ऐसी संख्या क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। उदाहरण की अगर बात कर लेंगे हम, जैसे 2 3 5, यहाँ पर हमने एक 9 लिख दिया है। आपको बताऊंगा मैं ये क्या है, 11 13। ये संख्या ऐसी संख्या है 2 3 5 11 और 13। देखिए विषम संख्या के इसमें ये भी आते हैं, ठीक है, लेकिन विषम इन संख्या का अगर हम देखेंगे हम अभाज्य संख्या करके, इसका 2 से अधिक गुणनखंड आ जाएगा। मतलब
इन संख्या का गुणनखंड करेंगे तो 1 से तो लगेगा ही भाग, और साथ में 2 से। इसके अलावा कोई आपको नज़र आ रहा है कि ये 2 के अलावा भी कटने वाला है? तो नहीं। तो ये 3 के लिए हम बात कर लेते हैं। 1 से तो भाग लगेगा, इसके अलावा कोई और संख्या है जो भाग लगेगा? ये नहीं, 3। 2 गुणनखंड है, इस 5 की भी बात कर ले, 1 से भाग लेगा। इसके अलावा कोई संख्या है जो 5 को काट दे, 5 से कटे नहीं, 5 को काट दे, 5 को विभाज्य कर दे, ऐसी कोई संख्या नहीं। लेकिन इन संख्या का विभाज्य करने वाला है, एक है, 3 है, 3 तिया 9 है, उसके बाद स्वयं 9 है, यानी इसका 3 क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। इसका भी है, ये भी होगा, ये भी होगा। आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आपको याद रखने। वो पॉइंट ये बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसमें भी आपको पूछने के लिए पूछ देगा सबसे छोटी विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन होगी? 3 हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये बनता है कि 1 से 50 तक, ठीक है, 15 अभाज्य संख्या है। कितना? 15 अभाज्य संख्या, आप काउंट करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 से 100 तक में, 50 से बात कर लेते हैं, 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या, यानी टोटल अभाज्य संख्या 1 से 100 तक में कितना? 15, 10, 25। आप इसको काउंट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी। अब है इसके अलावा एक होता है भाज्य संख्या, अब देखिए इस भाज्य संख्या को कौन कौन से नामों से जानते हैं वो भी देख लेते हैं। भाज्य संख्या का एक और नाम होता है संयुक्त संख्या। क्या चीज़? संयुक्त संख्या। याद रखिएगा, भाज्य संख्या बोले या संयुक्त संख्या बोले, ठीक है। इस संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो होता है अभाज्य संख्या का, इसके भी ये जस्ट उल्टा होता है, यानी जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या, ठीक है। एग्जाम्पल में बात कर ले, आपको तो पता चल गया होगा 2 तो होने वाला नहीं है, 3 तो होने वाला नहीं है, 5 भी नहीं होने वाला। इस बीच में कौन कौन सा आता है? 4। तो 4 के बारे में ट्राई कर लेते हैं। 4 का कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 होना चाहिए कम से कम, 3 से अधिक भी होगा तो चलेगा, 3 से अधिक भी होगा तो चलेगा। इसका गुणनखंड कौन कौन सा है? 1 है, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 6 भी क्या हो जाएगा? इसका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, चौथा 6, यानी 4 हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याएं बहुत सारी हो जाएंगी, इसको हम गिनते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे हम? भाज्य संख्या। तो इसमें पॉइंट्स बनता ये है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। इस पॉइंट को याद रखना। आई होप इस सारे नंबर सिस्टम आपको समझ में आ गए होंगे। इसी को संख्या पद्धति बोले या फिर संख्याओं का वर्गीकरण बोले। हमने पूरा वर्गीकृत करके बता दिया है कि कौन से नंबर कैसे बटा हुआ है।